सबसे पहले हीट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। हीट कैपेसिटेंस होती क्या है? हीट कैपेसिटेंस, किसी भी पदार्थ की हीट कैपेसिटेंस यानी ऊष्मीय धारता क्या होती है? ऊष्मीय धारता होती है किसी पदार्थ के तापमान को, इकाई पदार्थ के नहीं, पूरे पदार्थ। ये इसका भार 100 ग्राम है, 200 ग्राम है या आधी किलो है। इस पूरे पदार्थ का तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू क्या? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक, पूरे पदार्थ का, इकाई पदार्थ का नहीं, पूरे पदार्थ का तापमान। इकाई पदार्थ जब आ जाता है तो वो आ जाती है विशिष्ट ऊष्मा, तो वो कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मीय धारता। मैंने बोला ना विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। इकाई द्रव्यमान की बात आती है तो विशिष्ट आ जाती है, पूरे पदार्थ की आती है तो ऊष्मीय धारता कहलाती है। तो लिखोगे ऊष्मीय धारता किसी पदार्थ का, किसी संपूर्ण पदार्थ का तापमान, क्या? तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, आवश्यक ऊष्मा का मान उसकी ऊष्मीय धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ऊष्मीय धारिता। दोबारा से सुन लो, किसी पदार्थ का, संपूर्ण पदार्थ का, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितना भी है, उसका तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू ऊष्मीय धारिता कहलाती है, हीट कैपेसिटेंस कहलाती है। अर्थात हीट कैपेसिटेंस बराबर आवश्यक कुल ऊष्मा की वैल्यू, आवश्यक कुल ऊष्मा बटे, मैंने बोला प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। तो ये कहलाएगी हीट कैपेसिटेंस। क्या कहलाएगी बेटा? ये हीट कैपेसिटेंस। मात्रक, इसका मात्रक होता है जूल। चलो कैलोरी लिख दो तुम, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। कैलोरी ऊष्मा की वैल्यू है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, वो होगा m1L2T-2 बटे T1, यहां पर आ गया तो ये हो जाएगा m1L2T-3। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऊष्मीय धारिता। ठीक है, ऊष्मीय धारिता क्या होगी? समझ में आ गया होगा ऊष्मीय धारिता क्या होती है। दूसरी बात आती है विशिष्ट ऊष्मीय धारिता। मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या समझाया था? विशिष्ट ऊष्मीय धारिता क्या होती है? किसी इकाई पदार्थ का तापमान
प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, प्रति किसी इकाई पदार्थ का तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू उसकी विशिष्ट ऊष्मीय धारता कहलाती है। तो आप कह सकते हैं किसी इकाई पदार्थ का तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान उसकी विशिष्ट ऊष्मीय धारता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विशिष्ट ऊष्मीय धारता कहलाती है। आई कुछ बात समझ में? क्या आई? कि कोई भी पदार्थ है जिसका तापमान मुझे एक उस पदार्थ के 1 ग्राम का या 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो ये जो आएगी ना, ये ऊष्मीय, हाँ, ये तो कुल की है। तो विशिष्ट ऊष्मीय धारता बराबर, आपको पता होना चाहिए, कुल आवश्यक ऊष्मा बटे कुल द्रव्यमान इनटू डिग्री सेल्सियस तापमान। ये तो क्या है? कुल ऊष्मा, डेल क्यू बटे द्रव्यमान इनटू डेल टी। मात्रक क्या होगा? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। M1 L2 T-2 इसकी विमा होगी, M1 और T1 इसकी होगी। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो M1 से M1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा L2 T-3। विशिष्ट ऊष्मीय धारता की विमा ये बेसिकली आपकी होनी। हाँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, के आएगा, के बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ गए हम बात है। ये M1 से M1 कट गया, ये T है ना, इसको के लिखो आप, नीचे वाले को क्या लिखो? के। टी नहीं लिखना है अपन को। तो क्या आएगा बेटा? L2। इसी तरह से इसमें आएगा, यहाँ पर भी तापमान है ना, तो इसे के लिखोगे बेटा। हम गलत लिख रहे हैं, ये के लिखोगे, ठीक है ना? तो -2 ही रखोगे इसको, -2 ही लिखोगे, और के लिख दो ना, थीटा लिख दो, कोई बात नहीं, थीटा द्वारा भी इसको दर्शाते हैं ये, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ,
देखिए वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो लिख दो, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हो। अब लिखो आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू या ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा संपूर्ण पदार्थ का तापमान T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के, प्रति डिग्री नहीं, T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ का तापमान T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, ऊष्मा का मान, उसकी क्या आती है, आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैंने लिखा क्या, ये तो ऊष्मीय धारता है और इसे विशिष्ट ऊष्मीय धारता, तो इसे किससे दर्शा देता हूं मैं, एस से। किससे? एस से। तो आप क्या लिखोगे, आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू बराबर एम एस डेल टी, ऐसे लिख सकते हो। पहली बात तो एम क्या है, द्रव्यमान, एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मीय धारता, विशिष्ट ऊष्मीय, डेल टी क्या है, तापमान में वृद्धि। क्या है, तापमान में वृद्धि, राइट। अब इधर समझने की कोशिश करो, हमने C बराबर अगर बात करेंगे तो डेल क्यू अपॉन डेल टी, यहां से अगर डेल क्यू याद करना चाह रहे हैं तो C इंटू डेल टी भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मतलब या डेल क्यू बराबर C इंटू डेल टी, यहां C बराबर M इंटू एस। तो C यहां पर याद करना चाहिए तो M इंटू एस से भी पता कर सकते हैं, M इंटू एस है ना। C धारता, ये M मतलब द्रव्यमान, इंटू C याद करना चाहें गुणा विशिष्ट ऊष्मीय धारता से भी आप क्या कर सकते हो, पता। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि यहीं से पता लग रही है, देखो ये है ना। C का वैल्यू क्या होगा, M इंटू एस होगा, क्या नहीं होगा? अर्थात ऊष्मीय धारिता C बराबर द्रव्यमान
गुणा विशिष्ट ऊष्मीय पदार्थ। ठीक है, तो एक भी ये भी तरीका है हमें कुल ऊष्मा याद करने का। सी क्या है यहाँ पर? ऊष्मीय धारता। और टी क्या है? तापमान में परिवर्तन। क्लियर? हो गया? एक और लिख लो, मोलर विशिष्ट ऊष्मीय धारता। मोलर मोलर विशिष्ट मोलर विशिष्ट ऊष्मीय धारता। विशिष्ट ऊष्मीय धारिता। एक मोल का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू कितने का? 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू। मान मोलर विशिष्ट ऊष्मीय धारता कहलाती है। इसकी वैल्यू होती है डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये एक गुणांक है, इसे मोलर गुणांक कहते हैं। ये ALP CVT 2 के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ है। ये मोलर गुणांक
ओके। उसके बाद लिखो गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। तो लिखोगे किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में के अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू मान उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कैसे कहलाती है? कि मान के चलो कोई भी पदार्थ है, कोई भी बर्फ है, बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू होगी वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। कुल गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं हम लोग। एक होती है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, वो होती है इकाई द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू। प्रति डिग्री सेल्सियस लिखने की आपको इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस तभी तापमान बढ़ेगा जब वो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 1 डिग्री है, ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो L बराबर M L F L S। एल एस क्यों लिखा? एल मतलब विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, वो भी लिख लो आप लोग। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इकाई द्रव्यमान का इकाई द्रव्यमान पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा। उस पदार्थ की विशिष्ट गुप्त
ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब टोटल लेटेंट हीट किसी यदि आवश्यक पड़ी तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बराबर कुल गुप्त ऊष्मा बटे क्या? द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा, टोटल गुप्त ऊष्मा तो कैलोरी में मेजर की जाएगी क्या? और इसको जो कि वाष्प के लिए या वाष्पन गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है ना? मैं लिख दूं आपको, वाष्पन गुप्त ऊष्मा यानी LF वो क्या होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। और वाष्पन के बाद में है हाँ फ्यूजन। ये तो हमारी क्या होगी? वाष्पन है ना, वेपोरेशन बी लिखते हैं। एक होती है फ्यूजन जिसे कहते हैं गलन। कितनी होगी वो? मतलब 1 ग्राम पानी को या 1 ग्राम बर्फ को पानी में बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू। अबे यार 36 से कैलकुलेशन उलझती है तो 36 ही ना ऐसे। अब वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करे, क्या पता तो आ जाए, क्या पता 9.81 से आ जाए, क्या पता 10 से आ जाए। आंसर सारे 540 से नहीं आ रहे। हमने अपनी सुविधा देखने के लिए ऐसी चीजें लिख दी, समझ रहे हो? तो हाँ, लिखी किसने? किसने लिखी है? हम, मैं किताब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, कोई और लिखेगा तो और लिखेगा। फूफा थोड़ी बैठे हो कि मैंने किताब दे दी वहां में से कि यहाँ में से दे दी भैया ले हैं, और किताब लिखवे बाड़े पेपर बना बुलावे नहीं। समझ रहे मेरी बात? आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। तो हमें तो बेसिकली जो है वो याद करके चलो, देखेंगे तो 10 से गुणा करके देखेंगे पहले, क्या पता ऐसी से ही हो रहा हो आंसर, नहीं तो मजबूरी है फिर 9.8 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब आप लिखेंगे बाप बाष्पन, हेडिंग डालोगे वाष्पन विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। देखो, किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को
वाष्प में परिवर्तित करने के लिए इकाई द्रव्यमान मतलब एक ग्राम द्रव्यमान को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान वाष्पन विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा, सही वर्ड तो यह है, ऊष्मा कहलाती है, जो कि पानी के लिए 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा क्या? गलन विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। क्या होगी? वह आवश्यक ऊष्मा जो इकाई द्रव्यमान ठोस को द्रव में परिवर्तित कर दे। उसे गलन विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बर्फ है वस्तु, इधर तो थी बर्फ, इधर द्रव। 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ रही। क्या रही? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब बर्फ पिघलनी है तो पिघला दो बर्फ को। पहले ऊष्मा लेती रहेगी, ऊष्मा लेती रहेगी, ऊष्मा लेती रहेगी, ऊष्मा लेती रहेगी। ऊष्मा तो लेती रही, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा। बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। 80 की 1 ग्राम बर्फ है, सपोज कर लो। कितनी है? 1 ग्राम। 80 कैलोरी की ऊष्मा ले ली उसने। कितनी?
और जब तक 80 कैलोरी प्रति ग्राम नहीं ले लेता ये, जब तक 0 डिग्री रहेगा। अब पिघल गया ये, अब पानी हो गया। क्या हो गया? अब एक पानी बनते ही ये इसकी क्या बढ़ी? तापमान बढ़ा। और तापमान भी कैसे बढ़ा? लीनियर। ठीक है ना बेटा? कहां तक बढ़ा? सौ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। कहां तक बढ़ा? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। 1 ग्राम लेता रहा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता रहा। 1 कैलोरी लेके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 1 ग्राम। ठीक है। अब फिर वापस कांस्टेंट हो गया ये तो। वापस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वापस कांस्टेंट होने की वजह से वापस तापमान का बढ़ना बंद हो गया। और तापमान का अगर वापस से बढ़ना बंद हो गया तो वापस कांस्टेंट हो गया ये। अब ये 1 ग्राम ही 536 कैलोरी प्रति ग्राम ले लेगा, लेकिन तापमान को बढ़ने नहीं देगा। अब लेके फिर ये क्या हो गया? फिर बढ़ने लग गया ये, क्योंकि अब किस में तब्दील हो गया ये? वाष्प में। किस में? ये गुप्त ऊष्मा, ये तो है हमारी किसकी? बर्फ की गुप्त ऊष्मा। और ये है हमारी वाष्पन गुप्त ऊष्मा। ये क्या है? हमारी वाष्पन गुप्त ऊष्मा। आई कुछ बात समझ में? ये है हमारी वाष्पन गुप्त ऊष्मा। क्लियर? 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 चलो, इसके बाद लिखोगे आप लोग ऊष्मा के प्रवाह की दर। ऊष्मा के प्रवाह की दर। ऊष्मा के प्रवाह की दर। ऊष्मा के प्रवाह की दर होती है Q बराबर K डेल A अपॉन L इंटू डेल T।
ठीक है। यहां पर के क्या है, ऊष्मीय चालकता क्या है, ऊष्मीय चालकता क्या है कि ऊष्मीय चालकता। जूल ग्राम प्रति केल्विन आती है, ये क्या आती है, जूल मीटर प्रति केल्विन, सॉरी ग्राम नहीं, मीटर प्रति केल्विन। और यहां पर जो ए है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का जिसमें आप ऊष्मीय चालकता निकाल रहे हैं। अगर किसी छड़ की लगाते हैं तो उसकी लंबाई, ठीक है ना, और डेल टी है तापांतर, सतह या स्थान में तापांतर, मतलब यहां ताप कितना है और यहां कितना है, तो कितने प्रभावित हुआ, ये क्या होगा हमारा तापांतर। ठीक है, तो ये आप लोगों के इनमें से ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह एक बार आप लोग कर लेना, एक क्लासेज में मैं आपको अलग से न्यूमेरिकल इसके करवा दूंगा आपको, है ना, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो मैं आपको इसके करवा दूंगा। एक बार आप लोग न्यूमेरिकल निकाल लेना इस पर आधारित, ठीक है ना। हाँ, एक और ले देख लो, वो भी निकाल लो, मिश्रण का, ये बस वो भी लिख लो, वो भी लिख लो, खत्म करो। मिश्रण का औसत तापमान निकालना, मिश्रण का औसत तापमान निकालना। कैसे मिश्रण का औसत टेम्परेचर निकालोगे बताओ। मिश्रण का अगर औसत टेम्परेचर निकालने की जब बात आती है, मान के चलो कोई द्रव है, सपोज कर लो, इसमें द्रव भरा है जिसका द्रव्यमान है m1, इसकी विशिष्ट ऊष्मीय धारिता है S1 और इसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने द्रव भर रखा है। एक द्रव और है, इसका द्रव्यमान है m2, विशिष्ट ऊष्मीय धारिता है S1 और T2 S2। ये द्रव सेकंड है, ये द्रव फर्स्ट। अगर दोनों को मिला दिया जाए और एक द्रव फर्स्ट और द्रव सेकंड को मिला दिया जाए और जो मिश्रण बन के आएगा उसका तापमान हम लोगों को वही याद करना है यहाँ पर, टी मिक्सचर। तो यहाँ पर टी मिक्सचर का क्या होगा, यहाँ इसकी S2 क्या होगा, एस मिक्सचर क्या होगा,
या यहां पर द्रव्यमान तो m1 प्लस m2 ही हो गया होगा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? आपको कुछ नहीं करना, m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 बराबर m1 s1 प्लस m2 s2 टी मिक्सचर। ये इसका तापमान इस प्रकार से निकल जाएगा। तापमान अगर मिक्सचर का निकालोगे तो m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 ऊपर चला जाएगा। m1 ये लो, ये मिक्सचर का तापमान आ गया। अब कुछ नहीं।